हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृत की क्लास में हमारे समास चल रहे थे, जिसमें मैंने कल आपको समास में आपके दो समास पढ़ाए थे, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। कल मैं आपके साथ पहली बार लाइव आई थी। लाइव क्लास कल मैंने ली थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे लाइव क्लास का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी रही हो जो आपको समझ में ना आई हो, या फिर मैंने आपके आंसर्स नहीं दे पाए होंगे। तो आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो मैं आज आपके क्लियर कर दूंगी। ज़्यादा नहीं पढ़ाया था कल मैंने, सिर्फ अव्ययी भाव समास और आपका तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे उसमें आपके 3 भेद पढ़ा दिए थे। पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा था आपका तृतीय तत्पुरुष और तीसरा था आपका चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, इसलिए आपकी दिन में क्लास में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। अभी आई हूँ तो अभी मैं आपकी क्लास वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बहुत से बच्चों को ये भी समस्या आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर लाइव आई तो फिर आपका टाइम वेस्ट करूँगी वहाँ पर, जैसा कि हर जगह होता है। ऐसा नहीं होगा, मेरा मेन फोकस पढ़ाई पर ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है बच्चों को क्या चाहिए, कम समय में ज़्यादा जानकारी। तो सेम आपको वैसा ही मिलेगा जैसा अभी तक मिलता रहा था एजुकेशन बाइट पर, तो परेशान नहीं होना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, ये जो हो जाएगा इसके बाद मैं आपका जो कल की क्लास का रहा था उसको रिवाइज करा दूंगी सबसे लास्ट में। पंचमी तत्पुरुष में क्या होगा, तत्पुरुष समास में क्या होता था, द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता था। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं आपको कारक रिवाइज करा देती हूँ। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीया करण से या के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में होती है। षष्ठी विभक्ति संबंध काकी के नानी ने, सप्तमी अधिकरण में पेपर और संबोधन हे हो हरि। तो आपकी कितनी 7 विभक्तियाँ होती थी, उनके कारक चिन्ह और उनके साथ साथ उनके जो चिन्ह है वो सभी मैंने आपको बता दिए। अब आप यहाँ पर समझ जाएंगे तत्पुरुष जो समास है आपका, इसमें आपका क्या रहता है, द्वितीया से लेकर यानी कि कर्म कारक से लेकर सप्तमी यानी कि आपका अधिकरण कारक तक जितनी विभक्तियाँ आती हैं या जितने उनके चिन्ह आते हैं उनका लोप होता है तत्पुरुष में। और वहीं से आपके 6 भेद बन गए हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, तो पंचमी तत्पुरुष में किस विभक्ति का लोप होगा, पंचमी विभक्ति का। पंचमी विभक्ति में कारक कौन सा आता था, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो पहला तो इसमें कौन कौन से आने वाले हैं आपके समास जिनमें अलग होने का अर्थ देखने को मिलेगा, कौन सा अर्थ, अलग होने का। और दूसरा ऐसे समास आपको मिलेंगे जहाँ पर भय मिलेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट मैंने लिख भी दिया है, भय आदि शब्दों के साथ भयभीत जहाँ मिलेगा वहाँ पर आपका पंचमी तत्पुरुष होगा। तो पहला एग्जाम्पल है आपका चोर भयम। चोर भयम आपका पूछा गया था और क्वेश्चन जो आपका आया था वो इस तरीके से आया था कि चोर भयम में कौन सा समास है, समास का नाम लिखिए और समास विग्रह भी कीजिए। तो चोर भयम में कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास। आप वहाँ पर इनके प्रकार ना लिखो, सीधे सीधे तत्पुरुष लिख देना, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसका विच्छेद कैसे करेंगे, तो पंचमी विभक्ति में चोर का रूप क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आज एक बार जाके जब ये क्लास ख़त्म हो जाए इसके बाद आप एक बार राम के रूप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्टली जो आपके क्लास में आने वाले क्वेश्चन है वो ऐसे ही आएंगे जिसमें आपके राम के रूप से ही आप उनका रूप बना लोगे। तो राम का पंचमी एक वचन रूप क्या होता है, रामात। ठीक है, पंचमी द्विवचन क्या होता है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्या। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, चोर भयम, तो चोर भयम अगर चोर का भय होगा, केवल एक चोर होगा तो क्या बन जाएगा, चोरात भयम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका व्याघ्र भयम। व्याघ्र से डर लग रहा है ना, व्याघ्र से भय है, कौन सा तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष तो है ही, वो तो आप पहचान ही लोगे। व्याघ्र से भय यानी कि व्याघ्र से डर आ रहा है, जहाँ भय आता है वहाँ पंचमी तत्पुरुष होता है। अब इसको विच्छेद कैसे करेंगे, तो राम के रूप से ही बनाओ। व्याघ्र है पूरा पूर्व पद, और पूर्व पद की ही विभक्ति में लोप होता है, इसीलिए व्याघ्र के साथ ही विभक्ति लगानी है। क्या लगेगी, राम का क्या होता है, रामात, तो व्याघ्र का क्या बन जाएगा, व्याघ्रात, और भयम का भयम आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंह भीता।
सिंह भीतः। पूर्व पद क्या है? सिंह। पूर्व पद में विभक्ति का लोप होता है, तो पूर्व पद में ही विभक्ति लगानी है। सिंह में क्या लग जाएगी? रामात सिंघात भयम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मार्ग भ्रष्टा। मार्ग भ्रष्टा का मतलब है मार्ग से भ्रष्ट होना, मतलब क्या है? मार्ग से अलग हो चुका है। ठीक है। भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? बिल्कुल गलत मार्ग पर चले जाना। ठीक है। तो यानी कि मार्ग से अलग हो गया। अलग होने की वजह से यहाँ कौन सी है? पंचमी। मार्ग है आपका पूर्व पद, और पूर्व पद में ही आपकी विभक्ति लगेगी। क्या बन जाएगा? मार्गात भ्रष्टः। ठीक है। मार्गात रामात। अश्वपतित। अश्वपतितः, अश्व से गिर गया है ना, अलग हो चुका है अश्व से, तो क्या बनेगा? अश्वात पतितः। नेक्स्ट है आपका बंधन मुक्तः। बंधन से मुक्त हो चुका है, अलग हो चुका है बंधन से। ठीक है। पूर्व पद है बंधन, बंधन में ही लग जाएगी पंचमी राम की, रामात बंधनाथ मुक्ता। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, और ये सब एक में ही लिखे हुए हैं। ठीक है। सिंह भीता जो लिखा है वो पता नहीं मैंने कैसे अलग कर दिया, इसको करेक्ट कर लेना। इस तरीके से लिखेंगे सिंह भीता, क्योंकि क्या है? ये समस्त पद है। ठीक है। तो ये एक ही पूरा पद है, मार्ग भ्रष्टा भी, अश्वपतिता भी। नेक्स्ट है आपकी षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का लोप होगा? षष्ठी विभक्ति का लोप होगा। षष्ठी विभक्ति क्या होती है? संबंध काकी के नानी ने। षष्ठी का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? काकी के नानी ने, यानी कि संबंध बता रहा होगा। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए कराती हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि संस्कृत की क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है कि मैं आपको एग्जाम्पल बहुत कराती हूँ, और जब आप ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे ना तो इससे क्या है, आपके सामने कोई भी शब्द आपको मिल जाए आप फटाक से आंसर दे देंगे उसका। इसीलिए जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लोगे उतना ही आपके अंदर क्या होगा? उस टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसीलिए मैं एग्जाम्पल ज़्यादा कराती हूँ। तो पहला है आपके सामने राज सेवका। राज सेवका हिंदी में क्या बनेगा? राजा का सेवक। अब एक चीज़ याद रखना, कौन सी विभक्ति लगनी है? षष्ठी विभक्ति। राम की षष्ठी क्या होती है? रामस्य रामयो रामानाम। षष्ठी का एक वचन रामस्य होता है, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, क्या होता है? रामस्य। बहुवचन होता है रामयो, और आप सॉरी, एक वचन होता है रामस्य, द्विवचन होता है रामयो, और बहुवचन होता है रामा नाम। ठीक है। अब राजा की बात करें तो राजा के रूप थोड़े अलग चलते हैं। राजा का जो षष्ठी एक वचन होता है वो होता है राज्ञः। राजा का याद कर लो बस, बाकी सभी में राम के ही लगाने हैं। तो राजा का सेवक है ना, क्या बन जाएगा आपका? राज्ञः सेवकः, राजा का सेवक। राजपुरुषः, राजा का पुरुष होगा तो क्या बनेगा? राज्ञः पुरुषः। नेक्स्ट है राजकुमार, राजा का कुमार है ना, तो राज्ञः कुमारः। नरपति, नरपति क्या होंगे? नरों का पति, नरों के पति होंगे नरपति। नरों यानी कि कई सारे नर हो गए, बहुवचन आ गया। राम का बहुवचन क्या होगा? षष्ठी का बहुवचन रामानाम, तो यहाँ पर क्या बना? नराणाम। रामानाम नराणाम पति। ठीक है। नेक्स्ट है दशरथ पुत्रः, दशरथ के पुत्र हैं, तो दशरथ पूर्व पद, इसी में लगेगी आपकी षष्ठी। सभी में देखिए पूर्व पद में ही षष्ठी विभक्ति लग रही है। रामस्य दशरथस्य पुत्रः, पीछे का वही रहना है। रामानुजः, राम का अनुज, ठीक है, छोटा भाई अनुज। रामानुजः, राम का अनुज, तो क्या बन जाएगी? रामस्य अनुजः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? हिमालयः, हिमालय क्या हो जाएगा? हिम का आलय होता है, क्या बनेगा? हिमस्य रामस्य आलयः। देव मंदिरम, देव का मंदिर है तो क्या हो जाएगा? देवस्य मंदिरम। रामस्य देवस्य पूर्व पद में ही लग रही है। कृष्ण सखा, कृष्ण के सखा है तो कृष्ण के है ना, कृष्ण के षष्ठी, रामस्य कृष्णस्य सखा। परोपकारः, आपका 2017 में पूछा गया था कि परोपकारः में कौन सी संधि है और इसका संधि भी संधि आ गया नाम, कौन सा समास है और इसका समास विग्रह लिखिए। तो परोपकारः में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। और इसका अगर प्रकार पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष। परोपकार, दूसरों पर उपकार करते ना, दूसरों के ऊपर, ठीक है, दूसरों के ऊपर उपकार करना परोपकार होता है। तो परस्य उपकारः इसका विग्रह हो जाएगा, रामस्य परस्य। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखिए सभी में आपको मैं राम के ही रूप से बता रही हूँ ना,
तो राम के रूप को एक बार अच्छे से तैयार कर लो। जहाँ राम का नहीं लगना उन एग्जाम्पल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे राज्ञः था, तो अब जब कभी भी आपको राजा मिलेगा तो राजा की षष्ठी एक वचन दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, क्या होती है, राज्ञः। आगे बढ़ते हैं, आपका सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है, सप्तमी भक्ति का लोभ होता है। पहला आपके सामने कार्य कुशलः, तो कार्य कुशलः का विच्छेद क्या, सॉरी विग्रह क्या निकलेगा, कार्य में कुशल। रण कुशलः, रण में कुशल। युद्ध निपुणा, युद्ध में निपुण। नरोत्तमः, नरों में उत्तम। पुरुषोत्तमः, पुरुषों में उत्तम। मुनिश्रेष्ठः, मुनियों में श्रेष्ठ। अब यहाँ पर अधिकरण में पे पर में मिल रहा है कि नहीं, कौन सी, सप्तमी। राम की सप्तमी क्या होती है, रामे। ठीक है, रामे इसका सप्तमी एक वचन है। ठीक है, रामे सप्तमी एक वचन, रामे रामयो सप्तमी द्विवचन, और नीचे मैं लिख रही हूँ रामेशु। रामेशु होता है सप्तमी का बहुवचन। तो जहाँ पर एक वचन की बात होगी वहाँ तो एक वचन जैसा लगेगा, जहाँ दो लोग, बहुत सारे लोगों की बात हो रही होगी वहाँ बहुवचन जैसा लगेगा, और जहाँ दो लोग की बात हो रही होगी वहाँ रामयोग। ठीक है, कार्य कुशला, कार्य में कुशल है ना, कार्य है सिंपल सा, एक कार्य ही तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा, रामे कार्य कुशला। रण कुशला, रण में कुशल है, तो रण में लग रही होगी आपकी सप्तमी, और रण की सप्तमी एक वचन क्या होगी, रामे रणे कुशलः। युद्ध निपुणा का क्या बन जाएगा, युद्धे निपुणः। नरोत्तमः, नरों में उत्तम है, कई सारे नर हैं तो क्या बनेगी, नरेषु उत्तमः। पुरुषोत्तमा, याद रखना पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को बोला जाता है, इसलिए पुरुषोत्तम में आपकी बहुब्रीहि समास भी है। फिर हम ऑप्शन के ऊपर जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया जाता है, उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो पुरुषोत्तम में आपका अगर तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप किसको लगाओगे, बहुब्रीहि समास को लगाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं मिलता है, केवल और केवल तत्पुरुष होता है, तो आपको वहाँ तत्पुरुष लगाना होगा। ठीक है, और पुरुषोत्तमा का विग्रह क्या हो जाएगा, पुरुषेषु उत्तमः। मुनि श्रेष्ठ, तो मुनियों में श्रेष्ठ है, मुनि कई सारे हैं, मुनि का सप्तमी बहुवचन क्या बनेगा, मुनिषु। ठीक है, रामेशु था ना, वहीं से मुनिषु श्रेष्ठ। चलिए आगे बात करते हैं तत्पुरुष समास का उपभेद। तो इसका एक ही उपभेद आपको पढ़ाऊंगी, नई तत्पुरुष। नई तत्पुरुष का मतलब क्या होता है कि ऐसा समास जिसका पहला पद नई यानी कि निषेधात्मक या नकारात्मक होगा, ना का साउंड करेगा कि ये काम नहीं होना है। ठीक है, नहीं होगा उसका पूर्व पद, वही आपका होता है नई समास। अब देखो नई, यहाँ जो समस्त पद आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आगे नई लगा नहीं होगा, क्या लगा होगा, या तो आ लगा होगा या फिर अन के रूप में ये लगा हुआ मिलेगा। जैसे अमर, तो आप इसका क्या बन जाएगा, न मर। ठीक है, इसका जब विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, न मर। अधर्म, न धर्म। ठीक है, इस तरीके से इनके विग्रह होंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अधर्म क्या हो जाएगा, न धर्म। अब्राह्मण क्या हो जाएगा, न ब्राह्मण। अनर्था, न अर्था। अनिच्छा, न इच्छा। असिद्धा, न सिद्धा। असत्यम, न सत्यम। आ या फिर अन देखने को मिलेगा। कौन सा तत्पुरुष समास है, नई तत्पुरुष। ठीक है, अलग तत्पुरुष वगैरह भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है, हमारे डीएलएड के लिए और टेट के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, अगर आप जैसे जूनियर का टेट वगैरह देना चाह रहे हैं या आगे टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हैं कोई संस्कृत से, तो उनको ये सब पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि वहाँ आप संस्कृत सब्जेक्ट लेकर ही एग्ज़ाम देंगे, तो सीधी सी बात है संस्कृत बहुत अच्छी खासी आएगी। लेकिन टेट के लिए या हमारे डीएलएड के लिए क्या है, हमें बस इतना पढ़ना है कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए संस्कृत की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का सूत्र है विशेषणम विशेष्यणे बहुल्यम। ठीक है, बहुलम। तो जहाँ पर क्या होगा, विशेषण होगा आपका क्या, पूर्व पद। इतना याद रखना, इसमें अगर कोई पूछे कौन सा पद प्रधान होता है, तो सीधी सी बात है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही इसको पढ़ते हैं, तो कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। बस क्या है, इसका पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है, और उत्तर पद इसका क्या होता है, विशेष्य। विशेष का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताते हैं, यानी कि कोई संज्ञा सद। ठीक है, तो जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। सूत्र को याद रखिएगा, विशेषणम विशेष्येणे विशेष्येण बहुलम। ठीक है,
थोड़ा सा इसको बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। महादेवा, तो अब यहाँ पर इनके विग्रह देख लीजिए, ठीक है। महादेवा, तो इसका अगर हिंदी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, महान है जो देव। महाराजा, महान है जो राजा। महापुरुषा, महान है जो पुरुष। तो जो जिनमें है जो लग के आ रहा है ना, महान है जो, महान है जो, इस टाइप से इनका जब करेंगे ना है जो वालों का विग्रह, तो इनमें बस 400 लगा देना, तो क्या बनेगा, महान, महान देवा का महान 400 देवा, महाराजा का महान 400 राजा। राज्ञा कर लो, ठीक है, राज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट महापुरुषा का क्या हो जाएगा, महान 400 पुरुषा, ठीक है। एक तो इस प्रकार से आएगा। दूसरा कौन सा प्रकार है, जहाँ पर एक समानता के तरीके से हुआ कि इनके समान मुख, ठीक है, यानी कि जो आपका दोनों पद आपके, अच्छा वो ये वाला है, दोनों पद जहाँ पर क्या होंगे, विशेषण होंगे। चलिए आपका जो दूसरा टाइप है उसमें क्या है, समानता देखने को मिलेगी। जैसे आपका पहला क्या है, घन श्यामा, घन के समान श्याम, यानी कि बादलों के, बादल जितने काले होंगे ना उतना काला रंग, बादलों के समान श्याम। तो वहाँ पर के समान में आपका लगता है इव, तो आपका घन श्यामा का क्या बनेगा, घन इव श्यामा। नेक्स्ट चंद्र मुखम, तो चंद्र के समान मुख, तो क्या बनेगा, चंद्र एव मुखम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्याधनम, विद्याधनम और आपका शोक रूपी, सॉरी शोकाग्नि, ठीक है, विद्याधनम और शोकाग्नि। तो देखिए जहाँ पर आपका रूपक कर्मधारय, ये सब ना कर्मधारय के भेद है, लेकिन हमें डिटेल में नहीं पढ़ने, सिर्फ इतना याद रखो जब हमें ऐसा लगे कि रूपक रूपी तुलना हो रही हो, एकदम रूपक अलंकार का बोध हो रहा हो, जैसे विद्या रूपी धन, विद्याधन क्या है, विद्या रूपी एक धन है विद्याधन। और शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि, हिंदी में विग्रह करो इनका, ठीक है। संस्कृत में हमने इतने अभी समास नहीं पढ़े, इसलिए हम क्या करें, सबसे पहले इनका हिंदी में इनको विग्रह कर लो। हिंदी में विग्रह करोगे तो आसान रहेगा। जैसे ही हिंदी में विग्रह किया, विद्या रूपी धन और शोक रूपी अग्नि, तो जहाँ रूपी रूपी लग के आएगा वहाँ क्या लगाएंगे, एव एव, ठीक है। 3 प्रकार हो गए। और आपका चौथा है जहाँ पर क्या हो रहा हो, दोनों पद विशेषण हो, जैसे काला सफ़ेद हो गया, ठंडा गर्म हो गया, द्वंद्व वाला नहीं, यहाँ पर क्या है आपका दोनों विशेषता विशेषण है, तो दोनों जब विशेषण होते हैं वहाँ भी कर्मधारय होता है, जैसे काला सफ़ेद हो गया, गर्म ठंडा हो गया, तो इनमें बस जैसे आप उसका विच्छेद करते हैं द्वंद्व का, वैसे ही करना पड़ता है। जैसे पहला आपके है सामने है शीतोष्णम, तो शीतम च उष्णम च, ठीक है। श्वेत कृष्णा, श्वेतम च कृष्णम च, ठीक है, काला सफ़ेद। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। जब आपका मिलेगा महान है जो राजा, है जो जहाँ मिल रहा होगा वहाँ क्या करोगे, महान 400 देवा, इस तरीके से तोड़ना है। जब के समान का साउंड आ रहा हो कि घन के समान श्याम, घन के समान मुख, चंद्र के समान मुख, तो वहाँ पर आप इव लगा देंगे। और जब आपको रूपक अलंकार, रूपक का बोध हो रहा हो, रूपक कर्मधारय का, कि जैसे विद्या रूपी धन, शोक रूपी अग्नि, तो वहाँ पर आप एव लगाएंगे। और जहाँ दोनों विशेषण होंगे, द्वंद्व समास जैसा बोध हो रहा होगा, वहाँ पर द्वंद्व का, जैसे अभी आप सीखोगे वहाँ चा करके ही, जैसे माता च पिता च, तो इसी तरीके से इनको यहाँ विग्रह करते हैं। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका डीएलएड की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मुझे वो ध्यान नहीं है, शायद मैं लिखना भी भूल गई हूँ। चलिए मैं कल की क्लास में उसको आपको बता दूंगी, जब मैं आपको अगली क्लास लूँगी। तो द्विगु समास में आपका जो सूत्र है द्विगु समास का, इसका सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी कि पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा इस समास में, ठीक है। अगर प्रधान की बात करें तो उत्तरपदी प्रधान होगा, क्यों, क्योंकि ये तत्पुरुष के भेद में ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा, क्या होगा, वो द्विगु समास। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए, द्विगु समास, ठीक है। अब इसका विग्रह बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, ना इसमें बहुत सारी विभक्तियाँ ध्यान रखनी है ना कुछ, फटाफट से होता जाएगा। जैसे पहला है पंचवटी, 5 वटों का समूह होती है पंचवटी। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। पंचगवनम, 5 गावों का समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। अब इनका संस्कृत का विग्रह कर देखते हैं, ठीक है। हिंदी में तो आप लोग कर लेंगे। पंचवटी का क्या बनेगा, पंचानाम वटानाम समाहारा। त्रिभुवन का त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा।
पंचगवम का पंचानाम गवानाम समाहारः। त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समाहारः। चतुर्भुजम का चतुर्णाम भुजानां समाहारः। चतुर्फलम का चतुर्णाम फलानां समाहारः। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह होता है। अष्टानाम अध्यायानां समाहारः। नवरात्र का क्या बनेगा? नवानाम रात्रीणाम समाहारः। पंचामृतम का क्या बनेगा? पंचानाम अमृतानाम समाहारः। 5 अमृतों का समूह, ठीक है, पंचामृत। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैं थोड़ा आज बाहर चली गई थी तो नोट्स भी मैंने वहीं पे बैठ के बनाए हुए हैं आपके। जैसा कि आपको पता है ना कि मेरे पापा की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो उनको 1 महीने में या फिर 20 दिन में जब डॉक्टर बुलाते तब मुझे लेके जाना पड़ता है दिखाने के लिए। तो आज मैं वहीं गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला, वहाँ जितना मुझे टाइम मिल पाया मैंने वहाँ आपके नोट्स तैयार किए और अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है। तो कल आपको मैं ये वाला आपका जो टॉपिक रहेगा समास का वो आपका कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जैसा आपको संधियाँ मैंने पढ़ाई थी, उम्मीद करती हूँ समास भी सबको समझ में आ रहे होंगे। अब रिवीजन का टाइम तो है ही, तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं, बस 3 या 4 क्वेश्चन पूछूंगी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से समास का हाँ, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? कौन सा समास है जिसका पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी, ये तो आज ही पढ़ा है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तीसरा है आपका महापुरुषः का समास विग्रह, आप मुझे करके बताएंगे किसका? महापुरुषः का। और चौथा आपके सामने है चोर भयम का, आप मुझे समास विग्रह करके बताएंगे। चोर भयम का समास विग्रह किसमें कौन सा समास है वो भी लिखना है, ठीक है। चोर भयम में कौन सा समास है और समास विग्रह दोनों। महापुरुषा में कौन सा समास है और समास विग्रह दोनों। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है और समास विग्रह दोनों। इस तरीके से 4 क्वेश्चन रहेंगे और 4 क्वेश्चन में आपके पास क्या हो गया? इसमें तो 1 आंसर, इसमें 2 मिलेंगे, इसमें भी 2, यानी कि टोटल आपको क्वेश्चन कितने मिल गए हैं? 6 और 1 7 क्वेश्चन हो गए इनडायरेक्टली, ठीक है। इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।